शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल कुमार और लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो टेक लॉज चैनल पे। सो प्लीज़ शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो पर्पस, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पर्पस क्या है, क्यों ये बनाए गए हैं। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन अंडर विच द सिटीजन कैन लीड ए गुड लाइफ। दे आल्सो एम टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी थ्रू ए वेलफेयर स्टेट। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पर्पज़ ये है कि एक सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन क्रिएट करे जो एक अच्छी लाइफ सिटीजन के लिए लीड करे, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो इस्टेब्लिश करना है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी वेलफेयर स्टेट के द्वारा। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द कंसेप्ट ऑफ बिहाइंड द डीपीएसपी इज टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट। जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी के पीछे वो वेलफेयर स्टेट करने का है। इन अदर वर्ड्स, द मोटिव बिहाइंड द inclusion of DPSP is not establishing political democracy, rather than it's about establishing social and economical democracy in the state. So जो DPSP का मोटो है, जो एम है, वो आपका इंक्लूजन करना है, ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, बल्कि सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का स्टेट के अंदर। There are some basic principle or instruction of guiding for the government while formulating law policies of the country and in executing them. सो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रक्शन है और गाइडेंस है गवर्नमेंट की जब वो फॉर्मुलेशन करते हैं कोई पॉलिसी और या वो लॉ बनाते हैं कंट्री में उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, दीज प्रिंसिपल आर नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार ये जो फीचर्स हैं ये नोवेल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। TPSP act as a guidance for the state and should be taken into the consideration while coming up with some policies, न्यू पॉलिसी और एनी लॉ। सो जो DPSP एक्ट है वो एक तरह से गाइडेंस का काम करता है स्टेट के लिए। जब वो कोई नया लॉ बनाते हैं या पॉलिसी बनाते हैं तो वो DPSP के प्रिंसिपल्स को याद रखते हैं, कंसिडरेशन में रखते हैं। बट नो वन कैन कंपेल द स्टेट टू कंसिडर and follow all that which is mentioned in DPSP, as DPSP is not justifiable. So स्टेट को हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो DPSP को कंसिडर करें ही करें। इट्स एंटायरली अप टू द स्टेट डिस्क्रेशन कि अगर वो फॉलो करना चाहें तो वो करें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। ये जस्टिफेबल नहीं है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो पार्ट 4 में आपके दिए गए हैं। इट्स कवर द आर्टिकल फ्रॉम 36 to 51, और ये आपके आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। आर्टिकल 36 ऑफ द पार्ट 4 डिफाइन द टर्म स्टेट एज द वन who have been keep in mind all the DPSP formulating any policy or law for the country. आर्टिकल 36 आपके पार्ट 4 में डिफाइन किया गया है जो टर्म स्टेट है, और जो कि जब हम DPSP फॉर्मुलेट करते हैं तो और उसकी पॉलिसी बनाते हैं तो उनको ध्यान में रखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्ट 4 विल बी द सेम in the part 3 unless the context otherwise requirement is change in it. So जो DPSP की डेफिनेशन जो स्टेट की डेफिनेशन पार्ट 4 में आर्टिकल 36 में है वह डेफिनेशन वही है जो पार्ट 3 आर्टिकल 12 में दी गई है। इन दिस आर्टिकल 37 द नेचर ऑफ DPSP हैड बीन डिफाइंड, और आर्टिकल 37 में DPSP की जो नेचर है वो डिफाइन की गई है। DPSP आर नॉट जस्टिफेबल, और जो DPSP है वो नॉन जस्टिफेबल है। आर्टिकल 38 to 51 कंटेन ऑल द डिफरेंट DPSPs, और जो आर्टिकल 31 से 51 तक आपके अलग अलग DPSP दिए गए हैं। The DPSP of the Indian Constitution was inspired by Irish Constitution which took these details from Spain. जो DPSP है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंस्पायर है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, which took these details from Spain, जिन्होंने ये डिटेल्स स्पेन से लिए। Some instruction of the institution which also become the immediate source of DPSP have been taken from the Government of India Act 1935.
और कुछ जो इंस्ट्रक्शन हैं जो कि इमीडिएट सोर्स बने डीपीएसपी के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए गए हैं। अनदर सोर्स वाज द सप्रू रिपोर्ट 1945, और जो इसका दूसरे सोर्स है वो सप्रू रिपोर्ट है 1945 में आई, विच गेव अस बोथ फंडामेंटल राइट जस्टिफेबल एंड डीपीएससी नॉन जस्टिफेबल, जिसने हमें दोनों बहुत प्रोवाइड कराए, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फीचर्स, अब डीपीएसपी के फीचर्स क्या है हम लोग ये भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सो डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो डीपीएसपी है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं की जा सकती। They were made non-justifiable, considering that the state may not have enough resources to implement all of them, or it may even come up with some better and progressive law. So जो ये है ये नॉन जस्टिफेबल कंसिडर किए जाते हैं। ये स्टेट में नो हैव द, हम मानते हैं कि क्या पता स्टेट के पास में इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो इन सभी को इम्प्लीमेंट कर सके। सो इवन कम अप विद सम बेटर एंड प्रोग्रेसिव लॉ, तो हम कुछ और बेटर और प्रोग्रेसिव लॉ के साथ आगे आएंगे। इट कंटेन ऑफ ऑल द आइडिया विच द स्टेट शुड फॉलो एंड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉ फॉर द कंट्री। सो ये जो कंसिस्ट करते हैं ये आइडिया है, जो ये सारे आइडिया हैं जब स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है, उनको फॉर्मुलेट करता है, तो वो अपने दिमाग में ये पॉलिसीज़ जो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं इनको रखें और इनको दिमाग में रखते हुए वो नए लॉ बनाए। DPSPs are like collection of instruction and direction which were issued under the Government of India Act 1935 to Governor of the Colonies of India। जो DPSP है लाइक ऐसा है जैसे इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन थे विच वर इशू अंडर द, जो इशू किए गए थे जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में किए गए थे टू गवर्न द कॉलोनीज ऑफ द इंडियन, जो इंडियन की कॉलोनीज को गवर्न करने के लिए बनाए गए थे। इट कंसिस्ट्यूट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल गाइडिंग और प्रिंसिपल एंड टिप्स फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टेट that aim toward inculcating the idea of justice, liberty, equity and fraternity as given in the preamble। सो जो ये कंस्टिट्यूट करता है वेरी कॉम्प्रहेंसिव लाइक समझ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल गाइडेंस और प्रिंसिपल और टिप्स जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में स्टेट का जो मकसद है, जो उद्देश्य है टुवर्ड द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्विटी एंड फर्टिनिटी एज गिवन इन द प्रेम्बल, जो कि प्रेम्बल में हमारे दी गई है। द प्रेम्बल कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव डेट नीड टू बी अचीव थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेम्बल में हम लोगों ने वो सारे ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट किए हैं जिनकी ज़रूरत है हमें अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। एडिंग डीपीएसपी वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए वेलफेयर स्टेट। और डीपीएसपी करने का जो हमारा ऐड करने का जो उद्देश्य था, उन क्रिएट करने का, वो वेलफेयर था स्टेट का, विच वर्क फॉर द इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री विच वाज एब्सेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। सो जो हमारा इंडिविजुअल का कंट्री में लाइक वेलफेयर हो, इसके लिए हम लोगों ने डीपीएसपी को ऐड किया, जो कि हमारी कॉलोनियल एरा में एब्सेंट था। सो लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एक बार मैंने सारी पॉलिसीज लिखी हुई हैं कि क्या क्या पॉलिसी और किसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेट्स डिस्कस डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, लाइक डिफाइन द स्टेट। सो आर्टिकल 36 में स्टेट की वही डेफिनेशन है जो कि पार्ट 3 आर्टिकल 12 में दी गई है। स्टेट के अंडर में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब इसके अंदर डिफाइन किया गया। 37 पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट एनफोर्स इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सो जिसके अंदर हमने डीपीएसपी की नेचर बताई है कि वो किस नेचर के होंगे, उनको कहाँ पे एनफोर्स नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दे आर नॉट जस्टिफेबल। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस आर्टिकल 38 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। ओके, एंड लाइक आर्टिकल 37 में ये चीज़ें भी कि स्टेट शुड सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 में प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसीज, तो 39 में हम लोगों ने क्रिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट, हम लोगों ने जो प्रिंसिपल है जो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए वो इसके अंदर लिखे हैं।
39A में फ्री लीगल एड, अगर कोई है गरीब आदमी है और वो लाइक कहीं पे जाता है तो उसको इक्वल जस्टिस मिले, सो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये दोनों 39A में हम लोगों ने ऐड किए हैं। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑन पंचायत, पंचायत को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये 40 में दिया हुआ है। 41 वेलफेयर गवर्नमेंट, 41 में हम लोगों ने की राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ये सब चीज़ें हम लोगों ने 41 में दी हैं। सिक्योरिंग जस्टिस एंड ह्यूमन वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, सो 42 में हम लोगों ने यहाँ पे आपकी प्रोवाइडिंग द जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, ये सब चीज़ें कि आप काम करने जा रहे हैं तो आपको काम करने के लिए वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन है वो है या नहीं है, अगर कोई लेडीज़ काम करती हैं तो उसे मेटर्निटी लीव वहाँ पे मिले। और 43 फेयर वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और जो आपको वेजेस मिल रहे हैं वो फेयर मिले, लाइक जितना आप काम कर रहे हैं उतना ही आपको पैसा मिले, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और पैसा बहुत कम मिलता है, तो आपको एक फेयर वेजेस मिले एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो आप एक डिसेंट जीवन उससे अपना गुजार सके। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, 43A में वर्कर्स पार्टिसिपेशन करेंगे मैनेजमेंट के अंदर। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, और 43B में प्रमोशन हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का यहाँ पे करेंगे। 44 सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स सबके लिए समान कानून, सबके लिए सब कानून समान होंगे, ये नहीं किसी के साथ में कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 45 इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर, सो 45 में हम लोग बात करते हैं प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ये आपका हम लोग 45 में कवर करते हैं। 46 लाइक प्रोटेक्शन ऑफ SC STs एंड अदर वीकर सेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, सो जो हम 46 में बात करते हैं कि हम लोग प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनको लाइक उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे। न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड एंड लिविंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो 47 में हम लोग बात करते हैं कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, सो ये काम सारा स्टेट का है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसको रेज करे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो उसको इम्प्रूव करे और पब्लिक पॉलिसी को इम्प्रूव करे। 48 साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सो 48 में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में कि जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है या आपका जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करें, किसानों के लिए काम करें, पशुओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। एंड 48A इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसमें हम इन्वायरमेंट को और वाइल्ड लाइफ जो आपकी जंगली जानवर हैं उनके जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। 49 प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट विच हैव बीन नेशनल इम्पोर्टेंस, सो हम 49 में जो आपके माउंटेन हैं या प्लेसेस हैं या फिर मोनूमेंट हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। 49 हो गया आपका। 50 है आपका जुडिशरी शुड बी सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सो सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये हम लोग 50 में कवर करेंगे कि जुडिशरी और जो आपका एग्जीक्यूटिव है दोनों अलग अलग काम करें, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। एंड द स्टेट शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में आता है, स्टेट इसको हमेशा प्रमोट करता है। The conflict between DPSP and fundamental right. Fundamental right and DPSP are supplementary to each other and essentially meet to the social and economical dimension of the democratic government. जो फंडामेंटल राइट और जो DPSP है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, essentially meet with the social and economical dimension of a democratic government, and the conflict between fundamental right and DPSP often arise as sometime it has been seen, जो कॉन्फ्लिक्ट है फंडामेंटल राइट और DPS के बीच में वो अराइज होता है कभी कभी ये देखा जाता है seen by various legislation that DPSP have wider scope than the fundamental right, कि जो DPSP है जो उनका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है जबकि फंडामेंटल राइट का जो स्कोप है वो बहुत कम है। द फंडामेंटल राइट आर द राइट विच आर एनफोर्स बाय द कोर्ट एंड any law that is
contravention to the provision mentioned in the part 3 and ultra vires. So इसमें बोला है कि जो फंडामेंटल राइट है वो आपके एनफोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा, और कॉन्ट्रवेंशन प्रोविज़न है जो मेंशन है पार्ट 3 के वो अल्ट्रा वायरस है. ऑन द अदर हैंड द डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड नथिंग कैन बी डिक्लेयर एज वॉइड मेयरली बिकॉज इट अगेंस्ट द प्रोविज़न गिवन अंडर द डीपीएसपी. जो डीपीएसपी है वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं void because it's against the provision given under the DPSP. In the case of state of Madras versus Champakam, the Supreme Court held that the fundamental rights are superior to the DPSP, saying that fundamental right in the landmark judgment given by the Supreme Court in the Golaknath case, it was held that the provision mentioned under Part 3 as fundamental right cannot be undermined just to implement the provision given under Part 4, which enlist some important guideline for the state in the form of DPSP. So इसमें लैंडमार्क जजमेंट में भी बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में बोला कि जो प्रोविज़न मेंशन है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, उनको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता. इवन हम लोग पार्ट 4 को ही अंडरमाइन कर देंगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन ईयर 1971 थ्रू this amendment. Article 31C was incorporated in the constitution. It conferred wider importance on the DPSP. Criticism of the directive principle of the state policy. So state policy का criticism भी किया गया, so उसकी भी हम बात करेंगे. Just let me have some water. Some of its critics hold that these principles don't carry any importance as their violation can be challenged in the court. So कुछ critics ने कहा कि जो प्रिंसिपल है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनकी हम इम्पोर्टेंस को वायलेंस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं. सो दिस प्रिंसिपल डोंट कैरी एनी इम्पोर्टेंस, उनकी कुछ अपने आप में कोई महत्व ही नहीं है जब उनका वॉयलेशन करने पे हम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते. The directive principles are mere declaration of the instruction which are to be observed and secured by the state at will. So directive principle merely only declaration है इंस्ट्रक्शन की जो कि कोर्ट स्टेट के द्वारा ऑब्जर्व की गई है और सिक्योर की गई है. बट द कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर मेक देम जस्टिफेबल नोट इट मेंशन एनी लिमिट ऑफ व्हाट एक्सटेंट इट विल कैन बी सिक्योर. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही तो उन्होंने उन्हें जस्टिफेबल बनाया और ना ही मेंशन किया कि किस लिमिट तक उनको बढ़ाया जा सकता है और सिक्योर किया जा सकता है. दे आर नाइदर कॉन्स्टिट्यूंसी एक्सप्लिसिट नॉर प्रॉपर क्लासिफाइड. और जो ये डीपीएसपी है या ये कॉन्स्टिट्यूंटली या तो एक्सप्लिसिटली और ना ही प्रॉपरली क्लासिफाइड है. दिस अपीयर टू बी collection of instruction which are only based on moral and the state can not rely merely on moral for its work. So इसमें क्या बोला है कि जो ये आपके DPSP हैं जो ये इट्स अपीयर टू बी द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये ऐसा लगता है कि एक इंस्ट्रक्शन का ही बस एक कलेक्शन है विच इज़ ओनली बेस्ड ऑन मोरल, जो केवल ओनली ऑन मॉरल्स के ऊपर बेस्ड है, नैतिकता के ऊपर बेस्ड है, और स्टेट उसके ऊपर रिलाई कर नहीं सकता कि उनके ऊपर रिलाई करते हुए स्टेट काम करे. सेवरल directives lack clarity and they have been repeated at different places. So several directives में क्लैरिटी की कमी है और वो रिपीटेडली अलग अलग स्थान पे दिखाई देते हैं कि वो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है. द डायरेक्टिव टू पुश इंटरनेशनल पीस एंड friendly relation among all the nation is just declaration, but the real issue is securing part of it which nothing has been given. So directive principle इंटरनेशनल पीस में भी बोला एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे नेशनल के बीच में और इसकी डिक्लेरेशन है, बट वास्तव में ये ऐसा सिक्योर करने के लिए कुछ करता नहीं है. So part 4 includes some directive which are not compelled to actual observe the idea of introduce provision, but the idea cannot be rely and effectively release the state which introduced provision had to scrap it later on.
सो इसमें यही बोला है कि जो पार्ट 4 है उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं उनको कंपेल करने के लिए नॉट कंप्लीट इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, की एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में वो कंप्लीट होते ही नहीं हैं। एंड द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूस प्रोविजन, जो उनको इंट्रोड्यूस करने का था, रोकने का था उनका आइडिया, वो वास्तव में इफेक्टिवली काम ही नहीं करता। So most of the directive principles are based on old and foreign philosophy which are lost its irrelevance now। और जो ज़्यादातर प्रिंसिपल्स हैं वो फॉरेन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड हैं जो कि अपनी रिलेवेंसी खो चुके हैं अब। मैनी critics hold that the preamble should also enlist all these goals which are given under DPSP, and their description in part 4 have made more complicated and complex than it was before। So काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने बोला है जो प्रेम्बल है उस वो जोर देता है इस बात पे कि उनका गोल है जो डीपीएसपी पे दिया गया है, उनके डिस्क्रिप्शन में है पार्ट 4 में, वो बनाता है, बट ये इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं जो पहले से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्ट क्रिएट एन इम्प्रेशन about the uses of legitimate power by the state, and the motive is to gain support through promise making and not through inaction। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्रिएट किए गए हैं जस्ट इम्प्रेशन के लिए, जो लेजिटमेट पावर है उसका स्टेट के ऊपर, और मोटिव है उनका ओनली सपोर्ट गेन करना, और प्रॉमिस मेकिंग एंड नो थ्रू एक्शन, उनका ओनली प्रॉमिस मेकिंग है, उनका एक्शन कुछ नहीं होता। Case study of directive principle, Kerala Education Bill. The court said that if the conflict arises between fundamental right and DPSP, the harmony between two should not be disturbed। So दोनों के बीच में हारमनी है, जो मित्रता है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। But if even after applying the doctrine of interpretation and conflict does not resolve, then the former should be upheld and give more importance over the other, such that DPSP। तो उन्होंने यही बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर उसको वो अपहेल्ड कर देंगे, और जो इम्पोर्टेंस है वो फंडामेंटल राइट को दी जाएगी, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। मद्रास वर्सेस चंपकन, इसमें भी यही बोला कि इफ़ एनी लॉ इज कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन मेंशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वुड बी हेल्ड void, but it is not apply in case of DPSP। सो उन्होंने बोला कि अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है पार्ट 3 के साथ में, कोई लॉ ऐसा बनता है तो वो लॉ ही वॉइड हो जाएगा, बट ऐसा डीपीएसपी के केस में नहीं होगा, वो लॉ वॉइड नहीं होगा। सो आप डीपीएसपी का वॉयलेशन कर सकते हैं, बट आप फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकते। दिस शो दैट द फंडामेंटल राइट आर हायर pedestal than DPSP as far as this case is concerned। So conclusion, the significance of DPSP cannot be looked down upon just because it is not enforceable in any court of law। These principles were added to facilitate the governance and smooth functioning of the country। It was added to meet the main objective and ultimate goal of a country, such that work for the welfare of the citizens। There are some important act the above mentioned information, so we can say that DPSPs are not implemented and have no importance at all। It is like a structure given in the government, and it should work and formulate new law revolving around that structure only, so that are the welfare of the people to be ensured। Every policy and law formulated by the state has to meet the standard with mention in the part 4 of the constitution। सो पार्ट 4 में जो डीपीएसपी में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैंडर्ड दिए हैं, तो जो कोई नई पॉलिसी बनेगी या लॉ बनेगा, फॉर्मुलेट होगा, वो उन स्टैंडर्ड को मीट होना चाहिए, और ये एक उन्होंने स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियोस। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका दिल की गहराइयों से हम लोग धन्यवाद करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। थैंक यू।